जय हिंद। नमस्कार साथियों। मैं कार्तिक स्वागत करता हूं आप सबों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज पॉलिटी के इस वीडियो में हम लोग सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय और उसी को बोलते हैं उच्चतम न्यायालय, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इससे जो पहले के वीडियो है उसमें हम लोग जो पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल है, कुछ महत्वपूर्ण भाग है, इसके चर्चा हो चुका है। तो अगर आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाकर देख लेंगे। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज, सुप्रीम कोर्ट जिसको बोलते हैं सर्वोच्च न्यायालय। तो जो आपके सुप्रीम कोर्ट है, ये जो है भाग सुप्रीम कोर्ट की चर्चा है भाग 5 में। और जो है सुप्रीम कोर्ट यानी कि भाग 5 सुप्रीम कोर्ट को ही बोलते हैं सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय। देखिए आर्टिकल नंबर 124 यानी कि जो आपका 124 है, इसमें क्या है, सर्वोच्च न्यायालय के गठन संबंधी प्रावधान। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसका गठन कैसे हुआ था, इसकी क्या क्या प्रावधान है, इसके बारे में चर्चा किसमें है, आर्टिकल संख्या 124। तो क्वेश्चन पूछता है कि सुप्रीम कोर्ट की चर्चा किसमें है, तो आर्टिकल 124 में। देखिए इस अनुच्छेद के तहत, किसके तहत, 124 के तहत, यानी कि इस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। यानी कि जो भारत है उसका क्या होगा, एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश जिसको बोलते हैं CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, तथा 7 से अधिक अन्य न्यायाधीश नहीं हो सकते हैं। पर संसद को कानूनन द्वारा न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार है। यानी कि जो हमारा मूल संविधान था ना, उसमें जो आपके सर्वोच्च न्यायालय है उसमें न्यायाधीशों की संख्या 7, आपके अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश, यानी कि टोटल जो न्यायाधीश थे वो थे 8। कब, जब हमारा संविधान बना था, जो मूल संविधान था तब। लेकिन अगर बात किया जाए वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में जो जज हैं वो है 34 गो, क्या है, सुप्रीम कोर्ट में जज है, जिसमें 33 गो आपका है मुख्य है अन्य न्यायाधीश और एक है सर्वोच्च सर्वोच्च यानी कि मुख्य न्यायाधीश, जिसको CJI कहते हैं। तो दोनों को मिलाकर वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें न्यायाधीशों की संख्या है 34। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा कि मूल संविधान में न्यायाधीशों की संख्या कितना था, तो जो मूल संविधान है उसमें न्यायाधीशों की संख्या था आपका 8, जिसमें 7 अन्य न्यायाधीश थे और एक मुख्य न्यायाधीश थे। समझे। तो देखिए न्यायाधीश का जो कार्यकाल होता है, यानी कि जो उसमें जज होते हैं, जज का जो कार्यकाल होता है, देखिए संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यकाल तय नहीं किया है। हालांकि इस संबंध में निम्नलिखित 3 प्रावधान किए गए हैं। इनका कोई कार्यकाल तय नहीं है, लेकिन इनके संबंध में कुछ प्रावधान किए गए हैं। क्या, कि वह 65 वर्ष की आयु तक पदासीन रह सकते हैं। उसके मामले में किसी प्रश्न के उठाने पर संसद द्वारा स्थापित संस्था इसका निर्धारण करेगी। यानी कहने का मतलब यह हुआ ना कि जो आपके सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे वह 65 वर्ष के कार्यकाल तक क्या कर सकते हैं, आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं। यानी कि जैसे ही 65 वर्ष होगा वो क्या होंगे, रिटायर हो जाएंगे। वह राष्ट्रपति को लिखित त्याग पत्र देकर पद त्याग सकते हैं। संसद के सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं ना, इनको भी पद से हटाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट के जज को ही पद से हटाने के लिए जो आपके महाभियोग है, महाभियोग जैसी प्रक्रिया लाई जाती है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनको पद से हटाना बहुत ही ज्यादा टफ हो जाता है। इसके लिए आपको संसद से सिफारिश करना पड़ेगा, फिर संसद जब पारित करेगा उसके बाद ही राष्ट्रपति इन्हें पद से हटा सकते हैं। वही अगर बात करें तो वह अपना जो त्यागपत्र होगा, त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। इनकी अगर योग्यता की बात किया जाए, यानी कि जो न्यायाधीश होते हैं उनकी अगर योग्यता की बात किया जाए तो इनकी योग्यता है क्या है, भारत के नागरिक हो। ये सबके लिए कॉमन होता है, क्या है, भारत के नागरिक होना चाहिए। या उसके बाद किसी हाई कोर्ट में कम से कम, किसी हाई कोर्ट में कम से कम 5 वर्ष से न्यायाधीश हो। यानी कि हाई कोर्ट में जो है 5 साल क्या हो, जज हो। या हाई कोर्ट में क्या हो, 10 साल वकील हो। यानी कि 5 साल जज हो या फिर 10 साल वकील हो। इसके अलावा देखिए इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए, या तो वह 5 साल जज हो या फिर 10 साल क्या हो, वकील हो हाई कोर्ट में। इसके अलावा जो है राष्ट्रपति के नजर में कानून का क्या होना चाहिए, अच्छा जानकार होना चाहिए। तभी आप क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जज बन सकते हैं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए क्या है, भारत के नागरिक होना चाहिए,
5 साल जज या 10 साल वकील, है ना, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। कहाँ? हाई कोर्ट में होना चाहिए। उसके अलावा राष्ट्रपति के जो नज़र में क्या होना चाहिए? कानून का अच्छा जानकार होना चाहिए। देखिए, जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति, जो होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, यानी कि न्यायाधीशों के नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति करते हैं। देखिए, जो हमारा संविधान 1950 से लेकर 1993, डेट याद रखिएगा, 1950 से 1993 तक राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद के सलाह पर नियुक्त किया जाता था। कहने का मतलब यह हुआ कि 1950 से 1993 के बीच जो जज होते थे सुप्रीम कोर्ट के, उनकी जो नियुक्ति होता था राष्ट्रपति के द्वारा तो होता ही था, लेकिन मंत्रिमंडल के मंत्रिपरिषद है उसके सलाह पर नियुक्त किए जाते थे। लेकिन वर्तमान में, यानी कि 1993 से वर्तमान तक, यानी कि अब जो जज होते हैं उनकी जो नियुक्ति होता है ना, राष्ट्रपति के द्वारा क्लोजियम के सलाह पर न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। यानी कि अब जो जज की नियुक्ति होती है ना, उसमें किसकी सलाह ली जाती है? क्लोजियम। देखिए, जो क्लोजियम होते हैं ना, वह 5 जजों के समूह होते हैं। क्लोजियम क्या होता है? 5 सीनियर जो जज होते हैं ना, उनका एक समूह होता है, उनका एक ग्रुप होता है, और उन्हीं के निर्णय से, उन्हीं के सलाह से राष्ट्रपति जो होते हैं जज की नियुक्ति करते हैं। समझे? यानी कि जज की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति किसके सलाह से? क्लोजियम के सलाह से। लेकिन पहले जो था, 1993 से पहले जो था, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह पर करते थे। क्लियर है? देखिए, आगे क्या कहा गया है, जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का उल्लेख संविधान में नहीं है। परंपरा, राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों को मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किया जाता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं ना, उनको मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किया जाता है। कौन करते हैं? राष्ट्रपति महोदय करते हैं। राष्ट्रपति महोदय करते हैं। और परंपरा के उल्लंघन, देखिए, एक थे अजीत नाथ रे और एक थे हमीदुल्ला बेग। सबसे लंबे समय सीजेआई रहे थे वाई वी चंद्रचूड़, यानी कि 26,2696 दिन। और सबसे कम समय तक सीजेआई रहे थे कमल नारायण सिंह, मात्र 17 दिन तक। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि सबसे लंबे समय तक सीजेआई कौन थे और सबसे कम समय तक सीजेआई कौन थे? तो सबसे लंबे समय तक सीजेआई थे वी वाई चंद्रचूड़, और सबसे कम समय तक थे कमल नारायण सिंह। इनकी जो नियुक्ति होती है होते हैं। देखिए, देखिए
हेलो, दीपक जो मिश्रा थे इनके लिए लोकसभा से प्रस्ताव आया था, समझे। नेक्स्ट जो है आर्टिकल नंबर 125, इसमें कहा गया है न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते। जो न्यायाधीश के वेतन होते हैं सैलरी होते हैं, तो जो न्यायाधीश होते हैं इनकी जो वेतन मिलता है संचित निधि से इनका वेतन दिया जाता है, और जब तक वह पद पर रहते हैं उनके वेतन में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं किया जा सकता है। यानी कि जो न्यायाधीश होते हैं उनकी वेतन मिलता है किससे, संचित निधि से वेतन मिलता है, और संचित निधि से जिनको जिनको वेतन मिलता है उसमें किसी भी प्रकार की कटौती नहीं किया जा सकता है। देखिए सुप्रीम कोर्ट है उसमें 2 जज होते हैं, एक होते हैं मुख्य न्यायाधीश और 33 होते हैं अन्य न्यायाधीश। तो जो आपके मुख्य न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश को वेतन मिलता है 2,80,000, 2,80,000 रुपये प्रति माह। और वही अन्य न्यायाधीश की बात किया जाए तो इनको वेतन मिलता है 2.5 लाख रुपया प्रति माह। 126 में है, आर्टिकल संख्या 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, यानी कि जो आपके कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति। देखिए मुख्य न्यायाधीश को पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं। यानी 126 में कहा गया है क्या, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, यानी कि जब मुख्य न्यायाधीश CJI का पद खाली रहेगा उस समय राष्ट्रपति जो सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को क्या करेंगे, कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त कर दे, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। आर्टिकल संख्या 127 में कहा गया है तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति, यानी कि जो एडहॉक जज होते हैं ना उनकी नियुक्ति किया जाएगा। कहने का मतलब यह है नहीं, गण पूर्ति नहीं होने की स्थिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश एक अस्थायी अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश के रूप में किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्त कर सकता है। वह संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के साथ परामर्श और राष्ट्रपति के पूर्ण सहमति के बाद ही ऐसा कर सकता है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि एडहॉक यानी कि तदर्थ न्यायाधीश, कभी कभी होता है क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में काम अत्यधिक हो जाता है और जज की संख्या कम है, जिस कारण क्या होता है कि अस्थायी जज बुलाया जाता है। यह अस्थायी जज आपके उच्च न्यायालय यानी कि जो हाई कोर्ट होते हैं वहां से लाया जाता है, और इसमें राष्ट्रपति और जिस हाई कोर्ट से लाया जाएगा उनके वहां के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके परामर्श से यह किया जाता है, समझे। उसके बाद आर्टिकल संख्या 128 में क्या है, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, यानी कभी कभी होता है क्या है कि एडहॉक जज की भी संख्या में कमी आ जाती है, तो उस स्थिति में अनुच्छेद 128 में कहा गया है कि जब एडहॉक जज यानी कि तदर्थ न्यायाधीश के नहीं मिलेंगे उस स्थिति में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को क्या किया जाएगा, आपको सर्वोच्च न्यायालय में एडहॉक जज बनाया जाएगा। यानी कि गण पूर्ति नहीं होने पर CJI राष्ट्रपति से सलाह करके सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त कर सकते हैं। अगला है आर्टिकल संख्या 129, इसमें कहा गया उच्चतम न्यायालय के अभिलेख न्यायालय होना, यानी कि जो उच्चतम न्यायालय है यह एक प्रकार का अभिलेख न्यायालय है। कहने का मतलब यह हुआ कि इसका जो भी फैसला आएगा वह एक अभिलेख यानी कि नजीर के तरह काम करेगा। किसका, जो सर्वोच्च न्यायालय होता है उसका। अनुच्छेद 130 में कहा गया है उच्चतम न्यायालय के स्थान, यानी कि जो उच्चतम न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे है, दिल्ली में स्थित है। लेकिन मुख्य न्यायाधीश को यह अधिकार है कि उच्चतम न्यायालय के स्थान कहीं और स्थानांतरित कर सकता है, मगर ऐसा निर्णय राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बाद ही लाया जा सकता है। कहने का मतलब यह हुआ कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे है, दिल्ली में है। लेकिन 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 जो आपके मुख्य न्यायाधीश होते हैं ना वह राष्ट्रपति के अनुमति से इसकी खंडपीठ या इसे कहीं और स्थानांतरित कर सकते हैं। देखिए सर्वोच्च न्यायालय के शक्तिय एवं क्षेत्राधिकार, वर्तमान में अगर बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय की जो संख्या है वो है आपके 25 गो।
देखिए वर्तमान में टोटल जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी संख्या कितना है, 25 है। तो सर्वोच्च न्यायालय के कुछ शक्तियां होते हैं, इसको बोलते हैं प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। जैसे आर्टिकल संख्या 131 में कहा गया है क्या, कि इसके अनुसार कुछ मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में ही किया जा सकता है। जैसे में अगर कोई विवाद हो गया, स्टेट और स्टेट यानी कि दो राज्यों में क्या हुआ, विवाद हो गया, तो इसके लिए आप कहाँ जा सकते हैं, इसकी सुनवाई सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में होगा। या फिर सेंटर यानी कि केंद्र और स्टेट के बीच विवाद हो गया, तो इस स्थिति में भी सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है। या फिर सेंटर और स्टेट, केंद्र और राज्य, और एक और के राज्य इन दोनों यानी कि अगर कभी कभी होता है क्या है, केंद्र के साथ कुछ राज्य हो जाते हैं और कुछ राज्य एक साथ हो जाते हैं, इसके बीच में भी क्या होता है, विवाद हो जाता है। तो इस स्थिति में भी सुप्रीम कोर्ट में ही क्या होता है, इसकी सुनवाई होती है। वही अगर बात करें इसकी अपीलीय अधिकार में, तो आर्टिकल संख्या 132 में कहा गया है क्या, कि इसके अंतर्गत देश के सबसे बड़े न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय है, इससे भारत के सभी उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनाने का अधिकार है। इसके अंतर्गत 3 प्रकरण आते हैं, एक आता है आपका संवैधानिक मामला, दूसरा का होता है दीवानी मामला, और तीसरा का होता है फौजदारी मामला। देखिए जो दीवानी मामला होता है जमीन से संबंधित यानी कि रुपया जमीनी विवाद, रुपया पैसा से जो भी विवाद होता है वो होता है दीवानी मामला, और मारपीट से जो भी विवाद होता है उसे बोलते हैं फौजदारी मामला। ठीक है यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है इससे क्या है, इसके अंतर्गत आप अपील इसमें कर सकते हैं, और यह हाई कोर्ट के भी फैसला सुना, हाई कोर्ट के भी निर्णय होता है उस पर फैसला सुना सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के भी निर्णय पर फैसला सुना सकता है। आर्टिकल संख्या 137 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वह समय द्वारा दिए गए आदेश या निर्णय पर पुनर्विचार कर सकता है, यदि उचित समझे तो उसमें परिवर्तन कर सकता है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि जो सुप्रीम कोर्ट की फैसला होती है उस पर क्या किया जा सकता है, पुनर्विचार यानी कि उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। देखिए सर्वोच्च न्यायालय के सक्षम क्षेत्राधिकार में एक होता है रीट अधिकार। तो देखिए आर्टिकल संख्या 139 में कहा गया है क्या, कि 139 के अनुसार संसद सुप्रीम कोर्ट के मौलिक अधिकार के अलावा अन्य मामले में भी रीट जारी करने का प्रदान कर सकते हैं। यानी कि आर्टिकल 32 जब हम मूल अधिकार पढ़ाए थे तो वहां बताए थे बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण अधिकार, परीक्षा, प्रतिषेध, यानी कि आर्टिकल संख्या 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जो होता है 5 प्रकार के रीट जारी, मौलिक अधिकार यानी कि जो मूल अधिकार है उसके मामले में। लेकिन अगर मूल अधिकार को छोड़कर किसी अन्य मामले में अगर सुप्रीम कोर्ट के रीट जारी करना पड़ेगा तो वह कौन सा है, आर्टिकल संख्या 139 के तहत। 143 में कहा गया है क्या, कि राष्ट्रपति संवैधानिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं, पर सलाह को मानने या न मानना राष्ट्रपति पर निर्भर करता है। यानी कि आर्टिकल संख्या 143 में कहा गया है क्या, कि जो राष्ट्रपति महोदय होंगे वह सुप्रीम कोर्ट से परामर्श सलाह ले सकते हैं, लेकिन माने या ना माने वह टोटली डिपेंड है राष्ट्रपति के ऊपर। जो महत्वपूर्ण तथ्य है, भारत के किसी मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में भी भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया है, तो एक व्यक्ति जिसका नाम था एम हिदायतुल्लाह यानी कि मोहम्मद हिदायतुल्लाह, यह उपराष्ट्रपति के और राष्ट्रपति के रूप में भी क्या किया है, काम किया है। कौन, एम हिदायतुल्लाह। वही बात करें सुप्रीम कोर्ट के सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, तो जिनका नाम था फातिमा बीबी। ठीक है, उनका नाम क्या था, फातिमा बीबी। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की